हेलो मित्रों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। आज हम लोग देखेंगे लूसेंट की बुक से गुप्त साम्राज्य। इससे पहले हम लोग ने लूसेंट की बुक की श्रृंखला में मगध का उत्कर्ष से लेके ब्राह्मण साम्राज्य और संगम वंश तक देख लिया है। आज हम लोग इम्पोर्टेंट गुप्त साम्राज्य के बारे में देख रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 से 280 ईस्वी तक था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी हुआ, यानी कि 280 से 320 तक इसने शासन किया। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की। आइए और देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो एक प्रश्न बनता है मित्रों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। आगे देखते हैं आपके नोट करने योग्य क्या है, नोट कर लीजिए। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगता है, क्योंकि उसने सिक्कों पर अपनी वीणा बजाती हुई छवि अंकित करवाई थी। और जो जिस चीज़ का प्रेमी होता है उस चीज़ की छवि अंकित करवाना पसंद करता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। इससे पता लगता है कि वो संगीत का प्रेमी रहा होगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेण था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। तो मित्रों एक प्रश्न बनता है कि फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि फाहियान, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के किसने चलाए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न बनता है कि चांदी के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए। क्यों चलाए? तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य पर चलाए। आगे बढ़ते हैं मित्रों। शाब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि का नाम शाब था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया। महाकवि कालिदास संभवतः इसमें अग्रण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी, क्षपणक जो कि फलित ज्योतिष के विद्वान थे, अमर सिंह कोशकार थे, शंकु जो थे वास्तुकार थे, बेताल भट्ट, घटकरपर, वारामिहिर खगोल विज्ञानी थे सब, एवं वररुचि जैसे विद्वान थे।
तो इन 9 विद्वानों मतलब 9 रत्नों इन्हें कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था। उसने जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी की पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्राकंड पंडित था तथा एक कवि भी था। अच्छा, अब एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि किसने उदयगिरी की पहाड़ी पर गुफा का निर्माण कराया था? तो वीरसेन ने ही उदयगिरी की पहाड़ी पर गुफा का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त, जो कि 415 से 454 ईस्वी तक हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। आगे देखते हैं मित्रों। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। तो सुदर्शन झील का, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। एक बार और जान लीजिए, अंतिम गुप्त शासक कौन था? पूछा जाता है अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोना कहा जाता था। इसकी दूसरी प्रादेशिक इकाई शक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त काल में ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। पहली, क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि। दूसरा होता था वास्तु, जो वास करने योग्य भूमि होती थी। तीसरा होता था चारागाह भूमि, जो पशुओं के चारा योग्य भूमि होती थी, मतलब चराने के लिए होती थी। और चौथा होता था सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। और एक होती थी अग्रहत, ऐसी भूमि जो जंगल होती थी। आइए आगे देखते हैं। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। तो एक तरफ मंदिर रहेगा, एक तरफ स्थान रहेगा। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नैना कुठरा मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर खो नागौद मध्य प्रदेश में। भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। ईंटों द्वारा निर्मित है। ये कैसा है? ईंटों द्वारा निर्मित है। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। आगे देखते हैं मित्रों। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था।
गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। स्वर्ण मुद्राओं के लिए यह काल ऐसे भी प्रसिद्ध था। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शबरी जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। अच्छा, पहली बार सती होने का प्रमाण कहाँ से हमें मिलता है? तो हम बोलेंगे कि 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा इन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अब अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो हम लोग बोलेंगे कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ये प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। पंचतंत्र के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कैसे लिखा गया था। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध, प्रणाश, अपरीक्षाकारित्व। इसमें जानवरों को माध्यम बना के और उचित शिक्षा दी गई है। बहुत अच्छी से ये विष्णु शर्मा ने इसको लिखा है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वरामिहिर की पुस्तक बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल विषयों पर चर्चा की गई है। वरामिहिर ने पंच सिद्धांत, वृहजाक और लघु जातक की रचना भी की। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत के पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना है। ये न्यूटन से पहले ही ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। गुप्त काल में पलकार्णव ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियाँ दी गई हैं। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी।
गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। याज्ञवल्क, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी के खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भागवत गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहता है? गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है। नोट, नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं। वकाटक राजवंश। वकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक हुआ। वकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन के पश्चात वकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। प्रधान शाखा तथा वासीय वरसगुल्म शाखा, दोनों शाखाओं ने समांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 ईस्वी, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410, प्रवरसेन द्वितीय 41 से 440 ईस्वी, 410 से 440 ईस्वी है। ये गलत हो गया है, 410 से 440 ईस्वी। नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी। पृथ्वीसेन द्वितीय 460 से 480 ईस्वी है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वकाटक का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दियावाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्त ने शासन संभाला। यह काल वकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्त के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वीसेन द्वितीय वकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य वसीम शाखा के हरिशेन के हाथों में चला गया। आगे देखते हैं वसीम शाखा के वकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वसीम में स्थित था। वसीम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन विंध्य शक्ति द्वितीय 350 से 400 ईस्वी, प्रवरसेन द्वितीय 400 से 415 ईस्वी, हरिशेन 475 से 510 ईस्वी।
हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव और विष्णु के अनन्य उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय हैं के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसे सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब नोट कर लीजिए, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवा दिया। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो हर्षवर्धन को किसके नाम से भी जाना जाता है? शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। आगे देखते हैं। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ये एक प्रश्न बनेगा कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके काल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। नोट कर लीजिए। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। आगे देखते हैं। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने
कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 6वें महासमारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। तो बाणभट्ट ने किस चीज़ की रचना की? तो हर्षचरित की रचना की। हर्षचरित की रचना किसने की? तो बाणभट्ट ने की। हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट ने की। कादंबरी की रचना किसने की? तो बाणभट्ट ने ही की। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये 3 नाटक लिख दिए थे। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक स्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। नोट: हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय में, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था। हर्ष चरित के अनुसार हर्ष का मंत्री परिषद, भंडी प्रधान सचिव होता था। सिंहनाद प्रधान सेनापति होता था। कुंतल अश्वसेना का प्रधान होता था। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।